आपने पूछा है कि जो फ़लसफ़े के मैदान में नौजवान नौवारिद हैं उन्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। बहुत अहम सवाल है। अगर हम ये देखें कि मगरबी फ़लसफ़े से आगाज़ करना चाहते हैं वो नौजवान, तो उन्हें मेरा ख्याल है W.T. स्टेस की एक किताब है, ए क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फ़िलासफ़ी, उससे शुरू करना चाहिए। अब ग्रीक फ़िलासफ़ी क्यों? ग्रीक फ़िलासफ़ी इसलिए कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि हर सोचने वाला आदमी या तो अफलातून के मानने वाला होगा और या फिर अरस्तू के मानने वाला होगा। ये बात कुछ हद तक वजह भी है, लेकिन डिबेटेबल है, और डिबेट का मौका फिर आगे आएगा जब नौजवान अच्छी खासी क्रिटिकल फैकल्टीज़ या क्रिटिकल सलाहियतें पैदा कर चुके होंगे। बहरहाल आगाज़ करने के लिए ये किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें W.T. स्टेस के लेक्चर्स हैं और उसने हर पॉइंट पे बहुत अच्छी क्रिटिकल डिबेट की है। और उसके बाद अगर नौजवान चाहें तो वो सोफीज़ वर्ल्ड भी पढ़ सकते हैं, कि जो एक नावल की सूरत में लिखा हुआ एक हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी है। लेकिन इस पे भी एक बात मैं कहूँगा कि ये ट्रेडिशनल अंदाज में लिखी गई है, ट्रेडिशनल अंदाज में लिखी गई है, और वही मगरब मरकज़ी एक नुक्ता नज़र इसमें है, लेकिन एक अच्छा आगाज़ फराहम करती है। कम अज़ कम जो बुनियादी मुबाहिस हैं उनकी समझ आ जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है कि जब आप बाकायदा तौर पे फ़िलासफ़ी का मुताला नहीं करते तो आपको ये समझ नहीं आती कि उसके मुबाहिस के बुनियादी मैदान क्या हैं और उनकी ब्रांचेस क्या हैं और उनके बुनियादी सवालात क्या हैं। तो उसके लिए ये जो वेड्यूरांट की किताब थी, प्लेजर ऑफ फ़िलासफ़ी, और उसका भी उर्दू तर्जमा हो चुका है, शायद किसी ने अच्छा तर्जमा भी किया हो, तो उससे भी पढ़ना बहुत हद तक ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये है कि फ़लसफ़े की मुख्तलिफ़ जो ब्रांचेस हैं उन पे अलग अलग बात की गई है। और वाज़ेह है कि मैं यहाँ बहुत आसान और बहुत बुनियादी चीज़ों का बता रहा हूँ आपको। उर्दू में मुझे लगता है कि जो जदीद और माबादत जदीद फ़लसफ़ा है, इस पे कोई ज़्यादा मवाद मौजूद नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इंग्लिश में इस पे बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर नौजवान मुताला करना चाहते हैं, अगर वाकई संजीदा हैं, तो उन्हें फ़िलासफ़र्स को डायरेक्ट पढ़ना चाहिए। और ये एक दफ़ा फिर मुश्किल पेश आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िलासफ़र्स का डायरेक्ट काम मौजूद नहीं है, उनकी किताबों को ट्रांसलेट नहीं किया गया, और इसलिए मुख्तलिफ़ कॉमेंट्रीज़ हैं और मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबें हैं फ़लसफ़े पे। इसलिए हमारे यहाँ ये रुझान है कि लोग मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स के आइसोलेटेड कोट्स या अक़वाल शेयर करते रहते हैं, और उन्हें आम तौर पे ये नहीं लगता कि ये जो कोट है या ये कॉल है, ये किस बहस के और किस सवाल पे गौर करते हुए उस फ़िलासफ़र ने कहा था। तो इसलिए हमारी फ़िलासफ़ी के हवाले से जो हमारा मुताला है या हमारी समझ बूझ है, वो बहुत ही समझ लें कि स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। हम सिर्फ़ फिर एक अच्छे जुमले को, आम तौर पे ये होता है कि अच्छे जुमले को पसंद कर रहे होते हैं, और हमें ये पता नहीं चलता कि जो पिछला हमने जुमला किसी और फ़लसफ़ी का उठा के लगाया हुआ है और उस पर भी वाह वाह कर रहे हैं, ये उसके अगेंस्ट जाता है। तो होलिस्टिक एक अप्रोच के लिए और एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ़िलासफ़र्स को पढ़ें। लेकिन यहाँ फिर बदकिस्मती ये आड़े आ जाती है कि हमारे यहाँ इन फ़िलासफ़र्स की जो किताबें हैं ना, वो हमें तर्जमा शुदा नहीं मिलती, उर्दू में दस्तयाब नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फ़िलासफ़ी या प्लेजर ऑफ फ़िलासफ़ी या सोफीज़ वर्ल्ड, ये इससे आपका एक ओवरव्यू बनता है, आपका एक इंट्रोडक्शन उससे बनता है। तो इसलिए मैं इन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। और संजीदा मुताला करने के लिए फिर भी आपको ओरिजिनल फ़िलासफ़र्स को ही पढ़ना पड़ेगा। एक बात और भी मैं करना चाहूँगा कि ऐसा आप सिर्फ उस वक्त करें जब आप फ़िलासफ़ी का मुताला करने के लिए संजीदा हैं, वगरना ये होगा कि आपका एक बहुत बड़ा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट ये बन सकता है। और अगर ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसका आउटकम कुछ नहीं होता, तो आप फिर ये ना हो कि मुझे बद्दुआएं दें कि आपने किस काम पे लगा दिया है। वरना फ़िलासफ़ी पढ़ने का जो आपको मेन फ़ायदा होगा वो यही हो सकता है कि जैसे चंद किताबें मैंने बताई हैं कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, तनकीदी फ़िक्र पैदा होगी, और आप वैलिड सवाल उठाने के काबिल होंगे। अब वैलिड सवाल उठाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत वक्त हम यहाँ देखते हैं कि लोग सवाल बराए सवाल उठा रहे होते हैं, कि ऐसे जैसे एक बच्चा पूछने के लिए पूछता है, जानने के लिए नहीं पूछता। हम भी आम तौर पे सवालात इसलिए कर रहे होते हैं, वी जस्ट वांट टू मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट, या हम
یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم دیکھیں سوچتے ہیں سمجھنے والے اور سوال کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جب تک آپ کا سوال ایگزسٹینشل نہیں ہے، ایگزسٹینشل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے سوال کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ جیسے پیاسا پانی کا پوچھتا ہے کہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اس وقت تک جو سوال ہوتا ہے وہ سیریس نہیں ہوتا. اس وقت تک سوال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھنے کے لیے پوچھتا ہے، اسے جانکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جس قسم کے سوالات ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ٹاک شوز میں لوگ علماء کرام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم واش روم جائیں تو ہم الٹا قدم اندر رکھیں پہلے یا سیدھا قدم اندر رکھیں. اب آپ الٹا رکھیں یا سیدھا رکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے والی. اور ایگزسٹینشل سوال اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے پوچھ رہے ہیں. اسے آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے، اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کہاں جائیں گے. اور ہاں، پڑھتے ہوئے ایک بات یاد رکھیں کہ تنقیدی انداز میں پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننے کے لیے بھی نہ پڑھیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اور نہ ماننے کے لیے اور پہلے سے یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ جو بھی یہ کہے گا میں نے اسے نہیں ماننا. بلکہ دانشورانہ ہمدردی کا مظاہرہ کریں پڑھتے دوران. ایک لمحے کے لیے جو کہہ رہا ہے، جو فلسفی کہہ رہا ہے، جو مفکر کہہ رہا ہے، اس کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرور کوشش کریں. یہ ایک انٹلیکچوئل سمپتھی ہوگی، اور بعد میں آپ اس پہ تنقیدی انداز میں غور بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک بات کہ دنیا میں صرف فکری روایت ایک نہیں ہے، مختلف فکری روایات ہیں. آپ کسی ایک روایت کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو بہت حد تک آپ بائسڈ ہو سکتے ہیں.